Dear student, this is the sixth lecture of the French Revolution. इस लेक्चर में हम द एवोल्यूशन ऑफ सिलेबी के बारे में जानेंगे। अमेरिका एंड मैक्सिको के पास एक एरिया है जिसका नाम कैरिबियन है। यहाँ आप देख सकते हैं। इस एरिया में बहुत सारी फ्रेंच कॉलोनी हैं, लेकिन हमें 3 फ्रेंच कॉलोनी के बारे में जानना है। फर्स्ट, मार्टिनिक, गार्डेलॉप सेकेंड एंड थर्ड, डोमिंगो। इन तीनों फ्रेंच कॉलोनी में टोबैको, कॉफ़ी, इंडिगो और शुगर का प्लांटेशन होता था। इस प्लांटेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन यूरोपियन कंट्री के लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो इतने दूर जाकर किसी और के लिए वर्क करें। इसलिए उस समय लेबर्स की कमी बहुत ज़्यादा थी। अब सवाल आता है कि लेबर्स की जब इतनी बड़ी कमी थी तो इसे पूरा कैसे किया गया था। तो इसका आंसर होगा, इस कमी को दूर करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को शुरू किया गया। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच। वैसे 17वीं सेंचुरी से ही स्लेव ट्रेड सिस्टम की शुरुआत हो चुका था। अब क्या हुआ कि कुछ फ्रेंच मर्चेंट्स ने मिलकर अफ्रीका जाना शुरू किया। अफ्रीकन चिप से मिलकर स्लेव्स को खरीदा जाता था और कैद करके अमेरिका लाया जाता था। इतनी बेरहमी से लेबर्स को लाया जाता था कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती थी और इस तरह से ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम के द्वारा लेबर्स की कमी को दूर किया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर अफ्रीकन्स मार्केट का, स्लेव मार्केट का है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे गुलामों को पकड़ के उन्हें हथकड़ी लगाकर उन्हें कैद करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स लेके जाया जाता था। उस समय फ्रेंच के 2 पोर्ट्स बहुत फेमस थे। फर्स्ट बोर्दे और सेकेंड नांतेज। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 2 पोर्ट सिटीज़ थी उस समय ये काफ़ी फेमस हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे जिसको भी स्लेब्स की ज़रूरत पड़ता था वो इन सिटियों में आते थे और यहाँ से स्लेब्स खरीद कर लेके जाते थे। इससे इस सिटीज़ का इकोनॉमिकल कंडीशन भी डे बाय डे बेहतर होते जाता था। उस समय नेशनल असेंबली भी कुछ नहीं करता था, सिर्फ स्लेब्स पर डिबेट करता था। अब एक क्वेश्चंस राइज होता है कि नेशनल असेंबली आखिर गुलामों के लिए कोई लॉ क्यों नहीं बनाता था या उनकी खरीदारी पे बैन क्यों नहीं लगाता था। तो इसका आंसर होगा कि नेशनल असेंबली के जो भी मेंबर्स थे वो रिच पीपल थे और वो प्लांटेशन करते थे और प्लांटेशन को मेंटेन करने के लिए स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए
वो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाते थे जिससे इन गुलामों पर बैन लगे। अगर इन पे बैन लगता तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होता। 1794 में कन्वेंशंस की मदद से कुछ समय के लिए स्लेवरी सिस्टम को बैन किया गया, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया। बहुत समय तक फाइट भी चलती रही, बट फाइनली 1848 में फ्रेंच में स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस की वजह से फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सी चेंजिंग हुआ। मेन को बेसिक्स ह्यूमन राइट्स भी मिली, साथ में वीमेन को भी बेसिक्स ह्यूमन राइट्स मिला। जो अफ्रीका से स्लेब्स को खरीद कर लाया जाता था उसे हम अफ्रीकी निर्गो कहते हैं। यानी यह सहारा डेजर्ट के साउथ डायरेक्शन में रहने वाले परमानेंट पीपल थे। इनका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत लो था, जिस वजह से वो अपने आप को दूसरे देशों से सेल करते थे। यानी आप कह सकते हैं कि इनका इकोनॉमिकल जो कंडीशन था वो इतना बुरा था कि वो बेचारे किसी के गुलाम बन जाते थे, और जब वो गुलाम बनते थे तो इनका मालिक अपने अकॉर्डिंग इनसे वर्क लेता था। यानी आप कह सकते हो कि ये काम करते करते मर भी जाते थे। हर साल दिसंबर 2 इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी सेलिब्रेट किया जाता है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ एंड राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे। थैंक यू।